हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 हम देखें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 इवन फंडामेंटल एमंग द फंडामेंटल। आर्टिकल 32 इज नोन एज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फंडामेंटल एमंग फंडामेंटल एंड दैट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आप देखोगे वाई इट इज़ अ मतलब ये डबल इम्पोर्टेंस क्यों इसका, क्योंकि जो बाकी जो फंडामेंटल राइट है बच्चों, बिकॉज वंस वी आर सेइंग फंडामेंटल राइट का मतलब है कि दैट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। जो सामान्यतः फंडामेंटल राइट का मतलब कहते हैं एवरी फंडामेंटल राइट, राइट फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 30। जो कहते हैं एवरी फंडामेंटल राइट का मतलब है, मूल अधिकार का मतलब क्या है, दैट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, जो राज्य के खिलाफ मिलता है। फंडामेंटल का मतलब है जो राज्य के विरुद्ध है, दैट इज द फंडामेंटल। अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। तो और दूसरी बात है व्हाट इज फंडामेंटल, बिकॉज नो लॉ इज कंसीडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स। कोई भी विधि इससे बड़ी नहीं होगी। तो कोई भी विधि यानी कोई भी विधि मूल अधिकार से बड़ी नहीं होगी। किसी भी विधि के द्वारा किसी भी विधि के द्वारा मूल अधिकार छीने नहीं जाएंगे। समाप्त नहीं किए जाएंगे। अब देखोगे दैट इज अ फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट कि नो लॉ कैन लिमिट द फंडामेंटल राइट। इसमें फंडामेंटल राइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी लॉ। किसी भी लॉ से सबसे बड़ी बात क्या है, फंडामेंटल राइट। किसी भी लॉ से बड़ा राइट है फंडामेंटल राइट। और राज्य के खिलाफ मिलता है, दैट इज फंडामेंटल राइट। तो दिस इज ये फंडामेंटल राइट अगर है तो ये 32 में भी बात है। तो जब कहते हैं कि 32 फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब है कि राज्य के खिलाफ मिलता है, ये भी फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि कोई भी विधि इसके खिलाफ नहीं हो सकती। आपको याद होगा पहले दिन मैंने ये बात बताई थी फंडामेंटल राइट शुरू करने के पहले। लेकिन 32 का एक एडिशनल एडवांटेज है। 32 का एक और इम्पोर्टेंस है जो बाकी का नहीं है। और अब देखोगे व्हाट इज द एडिशनल इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 32। तो 32 का जो एडिशनल इम्पोर्टेंस है कि बाकी राइट को, यानी अगर आर्टिकल 14 से 30 तक जो फंडामेंटल राइट है, इनको इन्फोर्स कराने का, इनको व्यवहार में लाने का माध्यम क्या है, 32। देयरफॉर 32 का सबसे ज़्यादा महत्व है। बाकी फंडामेंटल राइट तो केवल अधिकार देते हैं, 32 बाकी अधिकारों को इंश्योर करता है। इसका मतलब है 32 कैसा है, जैसा कि आपको सब बाइक मिल जाए, पेट्रोल ने दे दिया है, बिना पेट्रोल के बाइक आप कैसे चलाओगे। आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक वाली चला लेंगे, तो इलेक्ट्रिक ही मान लो। बिना इलेक्ट्रिक के बिना पेट्रोल का गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक वैसे 32 है। 32 इज अ पेट्रोल फॉर द बाइक। तो इसके बिना तो कोई सारे, अगर आपको सारे अधिकार दे दिए जाए, इसलिए आप देखो जब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था कि विच राइट इज अ सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे पूछा गया था भाई हृदय और आत्मा संविधान की क्या है, तब उन्होंने कहा था आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संविधान की हृदय और आत्मा है, दैट इज अ सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से आर्टिकल 32 का बहुत महत्व है, क्योंकि बाकी सारे अधिकार को लागू कराने का कार्य कौन करती है, 32। बाकी सारे राइट्स को इन्फोर्स कौन करता है, 32। तो अब समझ लो कि आपके पास सारी व्हीकल हो, पेट्रोल ना हो तो बेकार है। स्वाभाविक रूप में हमें तो
अब स्वाभाविक रूप में हमारे हमारे पास 32 ना होता तो बाकी सारे राइट बेकार हो जाते, क्योंकि इन केस ऑफ वायलेशन 14 से 30 तक जो अभी तक हमने पढ़ा, उनका अगर वायलेशन होगा तो 32 में हम क्या करेंगे? वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। रिमेंबर, हमारे पास 3 प्रकार की जुडिशरी है। इसलिए बच्चों, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, आप याद रखो, मान लो कि आपका किसी मोहल्ले में किसी के साथ झगड़ा हो गया, उस झगड़े में आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, क्रिमिनल मामला है। आपका किसी के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट में आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये सिविल मामला है। ये झगड़े 2 प्रकार के होते हैं। सिविल का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, सिविल जमीन का, ये सब प्रॉपर्टी वाला मामला है। और क्रिमिनल का मतलब है कि जहाँ पे मर्डर, जहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी क्रिमिनल मामले का मतलब आपराधिक, या कई बार इसे हम कहते हैं फौजदारी, उर्दू में कहते हैं फौजदारी, हिंदी में आपराधिक, क्रिमिनल। तो ये क्रिमिनल जो मामला होता है वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स का मामला होता है सीधे सुप्रीम कोर्ट में, यानी सीधे हम पहुंचते हैं महादेव के पास, सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ के पास हम सीधे पहुंच सकते हैं, बाकी मामलों में नहीं। और जस्टिस चंद्रचूड़ के पास क्या है? मेडिसिन है, बेकसूल है, एनासुन है। देखो, रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रेमेडी मतलब उपचार होता है, संवैधानिक उपचार। तो अगर सब संवैधानिक उपचार का मतलब उपचार हम कब लेंगे? जब बीमार होंगे। अगर उपचार लेंगे जब हम बीमार होंगे, और उपचार देगा कौन? इसका मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ भी एक डॉक्टर है, क्योंकि बीमारी कई प्रकार की होती है। फिजिकल बीमारी है तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, बाकी कोई मेंटल बीमारी है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बीमारी है तो किसके पास जाएंगे? उच्चतम न्यायालय के पास। आप याद रखना, फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 नहीं है। वी कैन अप्रोच हाई कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन वो है 226, वो 226 है। इन 32 वी कैन ओनली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब है ना हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना हाई कोर्ट, सीधे टॉप पे, सीधे एवरेस्ट पे। और ये और सुप्रीम कोर्ट पास जब जाएंगे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, तो सुप्रीम कोर्ट के पास रेमेडी क्या है? रेमेडी इनके पास है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सुप्रीम कोर्ट के पास रेमेडी है, सुप्रीम कोर्ट के पास उपचार है। तो ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? परमादेश है, मैंडमस। और देखो, ये सब इंग्लिश वाले सारे अनुवाद हैं, ये लैटिन शब्द है, इंग्लिश का शब्द नहीं है। तो इसलिए कई बार कहा भी जाता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स पैराडाइज, हमारा संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। तो लैंग्वेज बड़ी टफ रखी गई है। अब बताओ, लैटिन शब्द रखने क्या मतलब था? तो इसमें लिखा गया है हैबियस कॉर्पस, यानी परमादेश। फिर इसके बाद लिखा गया अधिकार परीक्षा, ओ वारंटो। ये जो हमारे पास ओ वारंटो, उसके बाद प्रतिषेध, उत्प्रेषण एंड प्रतिषेध, सर्श्योरारी एंड प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। सर्श्योरारी, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो ये अब देखो, ये सारे आपके पास मेडिसिन होंगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में आपको एक फंडामेंटल राइट है, मेडिसिन मिल जाती है। और ज़रा सोच के देखो, अगर आर्टिकल 32 ना होता फिर तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही फंसे रह जाते। अब सवाल है कि रिट का मतलब क्या है, कैसे यूज़ होता है और प्रोसीजर क्या है, क्योंकि आर्टिकल 32 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा पार्लियामेंट किसी लॉ के द्वारा ये रिट के अधिकार किसी और को भी दे सकती है।
यानी आर्टिकल 32 में जो रिट है सुप्रीम कोर्ट के पास, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर अदर कोर्ट टू। लेकिन इसके बारे में पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, आज तक पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया नहीं। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, लेकिन 32 में ये अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है कि ऐसा वो कर सकती है। अभी किया नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर ये अधिकार पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, तो जरा अब हम देखें कैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, कैसे आर्टिकल 21 से लेकर सारे राइट्स इसमें बचाए जाते हैं। तो हम जरा एक एक करके देखें कितनी हमारे पास दवाइयाँ हैं और दवाई का प्रोसीजर क्या होगा। आप देखते हो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि अपने सारे रूल्स बनाए, जैसे मान लो कि जितने रिट हैं, अब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 लिख दिया गया, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कैसे करेंगे, कौन सा वकील करेंगे, किसके पास जाएंगे, ये सारी बातों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें रूल्स बना रखे हैं। लेकिन उन रूल्स के उन रूल्स को आने से पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जरा बेसिक्स देखें। अब जरा देखो किस तरीके से हम लिखते हैं इसको, एक एक करके हम देख लें जरा। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस अब देखो हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सीधा सा मतलब है। अगर सोच ले, देखो दोस्तों, वी आर फ्री, आप जानते हो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है कि वी आर एंजॉइंग राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ। अब मान लो कि कोई हमें बंद बना ले, और नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जो बंदी बनाने का अधिकार होता है, भाई हमारे हम मान लो कि पुलिस हमें जेल में रख ले, अगर पुलिस हमें जेल में रख ले दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 1921। तो हमें सवाल है कि आखिर में बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, नॉर्मली क्या होता है, स्टेट स्टेट और दैट इज अ पुलिस। नॉर्मली जो स्टेट है या पुलिस है, वो हमें कई बार बंदी बना लेती है, वो हमें कई बार डिटेन कर लेती है, जेल में बंद रख लेती है। अब मान लो पुलिस ने, स्टेट ने जेल में बंद कर दिया हमें, दे आर कीपिंग अस इनसाइड जेल। तो हमें अगर जेल में कहीं बंद कर लिया, तो अब तो वो हमारे आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, बिकॉज सम पुलिस इज डिटेनिंग एनीबडी। और नॉर्मली केस में ऐसा होता ही है। देखो दोस्तों, स्टेट इज़ अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन, आप जानते हो दरोगा जी टकराना ठीक नहीं है। तो हमारे गांव में एक दरोगा जी थे, इनको डंडा गुरु कहते थे। तो दरोगा तो डंडा गुरु होता ही है, डंडा लेके चलता है, तो जब चाहे तब किसी खोपचे में ले ले। अब मान लो कि किसी ने जेल में रख लिया, अब आप सोचोगे कि ठीक है, अब जेल में रख लिया तो हम जाएंगे पुलिस स्टेशन में। अरे ये पुलिस स्टेशन ने ही रखा हुआ है, तो आपकी बात कैसे सुनेगा। आप सोचोगे ना सर, हम पॉलिटी पढ़े हुए हैं, जाए हैं डीएम साहब पास, कप्तान साहब पास जाएंगे, वो भी आपको डांट के भगा देंगे, भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं सुनेंगे। तब आपके पास ऑप्शन क्या है, देयर आफ्टर यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मिस्टर चंचूर। इसलिए बच्चों, अगर हमको किसी ने इलीगल तरीके से डिटेन कर रखा है, क्योंकि ये मत रखना, आप फिर कहोगे कि इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इलीगल। अगर हमें किसी ने इलीगल तरीके से डिटेन कर रखा है, तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब मान लो कोई, किसी कोर्ट ने पनिश कर रखा है, कोई जेल के पीछे है, तो जेल जितने लोग को कोर्ट ने पनिश कर रखा है, वो जेल के पीछे हैं, सब 32 लेके, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेके सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उनको भगा देगा, नहीं नहीं भैया कुछ नहीं होगा। इसीलिए इफ समबडी इज डिटेन इलीगली, तो किसी को भी अगर इलीगली डिटेन किया गया हो, यानी उसको क्या हो गया हो, अवैधानिक रूप में बंदी बनाया गया हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इलीगली डिटेन होना चाहिए, अवैधानिक रूप में बंदी।
यानी न्यायालय ने किसी को बंदी बना रखा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, पुलिस किसी को बंदी न बनाए। अवैधानिक क्या कहोगे? बिना कानून के उल्लंघन किसी को बंदी बना दिया, अवैधानिक। और आपको अगर मान लो सर कि मैं अपने मकान मालिक किराया नहीं दे पाया, या किसी ईंट के भट्ठे पर कोई मजदूर काम कर रहा है, उसको वहाँ का मालिक बंदी बना ले, तो क्या हम हैवियस कॉर्पस ला सकते हैं? इट मीन्स हैवियस कॉर्पस it is only available against state, or habeas corpus is also available against private individual। तो habeas corpus राज्य के खिलाफ तो मिलेगा ही, ये किसी निजी व्यक्ति के भी खिलाफ मिलेगा। इसका मतलब है एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, जो कोई व्यक्ति है वो भी किसी को अवैधानिक रूप में बंदी नहीं बना सकता। अब निजी व्यक्ति कौन है? कोई मकान मालिक है, भट्ठे का मालिक है, जो हमारे है ना ब्रिक्स इंडस्ट्रीज होती है, तो उसको भी कोई बंद नहीं बना सकता। उसके केस में भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई गुम हो गया हो, कई बार कोई आदमी गुम हो जाता है तो हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, और फिर ये बात पुलिस स्टेशन में जाके फिर ये बात कहते हैं कि भाई इस आदमी को किसी ने, ये आदमी गुम हो गया है, इसकी पुलिस तलाश करे। तभी आप देखोगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस आदमी खोजे, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस, तो उस आदमी को खोजेगा। अब जरा देखो, अब सवाल ये है कि जब भी किसी को इलीगल डिसीजन किया जाता है या बंदी बनाया जाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण का लीगल मतलब क्या है? हैविंग आवर ओन बॉडी। तो सुप्रीम कोर्ट हमें स्वाभाविक रूप में अपना अधिकार दिलाएगा, तो हैव आवर ओन बॉडी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहे? उस व्यक्ति को हमारे सामने लाया जाए। अब उस व्यक्ति को हमारे सामने लाया जाए तो पुलिस सीधे कोर्ट सीधे पूछेगा पुलिस से कि भाई ये बताओ किस आधार पे इसको अरेस्ट किया है, डॉक्यूमेंट आप दिखाओ। तो पुलिस बेस बताएगी, और कोर्ट को लगेगा कि इसको इलीगली बंदी बनाया गया है, तो फिर इसको तुरंत फ्री कर दिया जाएगा। तो दैट इज इम्पैक्ट ऑफ हैबियस कॉर्पस। लेकिन हैबियस कॉर्पस किसके लिए लागू नहीं होगा? वो लोग जो न्यायालय के पनिशमेंट के बाद जेल में है। अब देखो, किस लिए लागू नहीं लिया जाएगा? हैबियस कॉर्पस विल नॉट अप्लाई, ये लागू नहीं होगी। ये किसके लिए लागू नहीं होगी? पहला, पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो जिसको निवारक नजरबंदी में रखा गया हो उसके लिए ये लागू नहीं होगा। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उसके लिए दैट इज नॉट अप्लाइड। और ये भी आपको हम याद दिला दें कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं है बल्कि और जो न्यायालय के द्वारा दंडित हो, द पर्सन हु इज पनिश्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जो विधि को न्यायालय के द्वारा दंडित हो, जो व्यक्ति न्यायालय के द्वारा दंडित है, उसके लिए भी हैबियस कॉर्पस यूज नहीं होता, तो पूरा जेल ही खाली हो जाएगा। इसका मतलब हैबियस कॉर्पस फिर किसको बचाता है? आर्टिकल 19 को। हैबियस कॉर्पस किसको बचाता है? 2021 को। और दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 32। तो 32 ना होता तो ना हम 20 यूज़ कर पाते, ना 21, 19, क्योंकि हमें किसी भी रूप में अवैधानिक तौर पर कोई भी हमें बंदी नहीं बना सकता। ये आधार है, ये पहला है। इसे कहा भी जाता है हैबियस कॉर्पस, और बड़ा फेमस हुआ था इमरजेंसी का समय। आपको याद होगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला,
एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला को डिटेन कर दिया गया था और उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था, लेकिन जब वो कोर्ट के सामने गए तो कोर्ट ने ये कहने से मना कर दिया कि आपको हेबियस कॉर्पस नहीं मिलेगा। इसलिए एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस का नाम ही जाना जाता है कि दैट इज अ हेबियस कॉर्पस केस, क्योंकि वो हेबियस कॉर्पस से जुड़ा हुआ केस था। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस को इंटरटेन करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हम हेबियस कॉर्पस में इनको नहीं छोड़ सकते क्योंकि इमरजेंसी है, और इमरजेंसी के समय राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दैट इज सस्पेंडेड। इसलिए आप देखोगे उस केस की बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। एंड नाउ द हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब है किसी के भी खिलाफ हम हेबियस कॉर्पस ला सकते हैं। और आप देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, मान लो कि कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, कोर्ट में बहुत लंबे समय से किसी आदमी को जमानत दे ही नहीं रहा है। हेबियस कॉर्पस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। बेल क्या है? लीगल प्रोविजन है। बेल का मतलब है कि हर लॉ में हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें बेल हो सकता है, बेल नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो कोर्ट किसी को बेल नहीं दे रहा है तो एक तरीके से इलीगल डिटेंशन है। अगर किसी को कोर्ट पनिश नहीं कर रहा है और कोर्ट ने बेल भी नहीं दे रखा है और बेल देने का काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है, उस मामले में भी वी कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट में उसको अप्रोच कर सकते हैं। दैट इज हेबियस कॉर्पस। अब जरा देखो हेबियस कॉर्पस का दूसरी बात क्या है? मैंडमस। तो हेबियस कॉर्पस का दूसरी दवाई हमारे पास क्या है? और हेबियस कॉर्पस पास हमारे किसी का मुझे कुछ समय, तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो बच्चों पूछो, क्या समझ में नहीं आ रहा है तो पूछोगे तभी तुम बताएंगे। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा मतलब है। अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर, जो आप हाँ पूछना हो पूछना। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधे बताना, तब हम पूछेंगे। सर निवारक का मतलब नहीं समझे। अरे निवारक का मतलब है बच्चे, निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी का मतलब है कि आपने आर्टिकल 22 में पढ़ा होगा, किसी को भी अपराध के पहले बंद बनाए रखना, बंदी बनाए रखना, ये क्या है? निवारक। किसी ने कहा कि अपराध के पहले बंदी बनाए रखना, वो है निवारक। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो पूछ सकते हो। अभी मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने कि किस तरीके से न्यायालय के सामने। भाई सीधी सी बात है, देखो इसमें समझ में कोई बात है नहीं। अरे यार तुम लोग घूम रहे हो गाँव में, पुलिस ने आके अपने जिप्सी में बैठा लिया, और पुलिस ने आके जिप्सी में बैठा लिया तो आर्टिकल 1921 का उल्लंघन हो गया। और आर्टिकल 2019 का उल्लंघन हो गया तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ कि भैया पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती बैठा लिया है, और कोर्ट कहेगी चले जाओ, ख़त्म हो गई बात। अब आप देख लो। और किसी का केस का नाम क्या था? एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। दैट इज पॉपुलरली नोन एज ए हैबियस कॉर्पस केस। अब देखो आगे, इसके बाद अब आगे बढ़े। मैंडमस। परमादेश। दैट इज मैंडमस या परमादेश। देखो परमादेश का मतलब है कमांड। लिटरली परमादेश का मतलब आदेश देना। परमादेश का मतलब है कमांड करना, आदेश देना। अब कौन कमांड करेगा? सुप्रीम कोर्ट विल कमांड। कमांड का मतलब होता है उच्चतम न्यायालय कमांड करेगा। सुप्रीम कोर्ट किसको? उच्चतम न्यायालय। किसको आदेश देगा, कमांड करेगा? अपने नीचे के अथॉरिटी को। सुप्रीम कोर्ट कैन गिव कमांड टू द अथॉरिटीज विच आर वर्किंग बिलो द कोर्ट। यानी उच्चतम न्यायालय के अपने अधिकारियों यानी राज्य को कमांड करेगा, कनिष्ठ अधिकारियों को कमांड करेगा। उच्चतम न्यायालय किसको कमांड कर सकता है? स्टेट के ऑफिसर को। उच्चतम न्यायालय का आदेश किस लिए जा सकता है? डीजीपी, जो स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है। कमांड किसको जा सकता है? चीफ सेक्रेटरी, सीएस। कमांड किसको जा सकता है? डीएम। कमांड यानी ये सब कमांड जा सकता है वो डीएम के लिए, एसपी के लिए।
तो अब देखो सुप्रीम कोर्ट ये कमांड करती है, आदेश इनको देती है सीधे सुप्रीम कोर्ट टॉप से जेल अधीक्षक, यानी वो तो कांस्टेबल को आदेश आदेश थोड़ी देती है, वो तो सबसे बड़े अधिकारी को आदेश देती है। और हम आदेश का मतलब है स्टेट का कमांड है या न्यायालय कमांड है। तो बच्चों न्यायालय कमांड होगा, न्यायालय का आदेश होगा किसके लिए? स्टेट के लिए। और जानते हो स्टेट के लिए क्यों कमांड होगा? क्योंकि स्वाभाविक रूप में स्टेट का काम क्या है? वेलफेयर करना लोगों का। स्टेट का काम है फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करना। तो मान लो अगर स्टेट ने अगर ये काम कहीं ना कहीं गलत काम किया तो निश्चित तौर पर कमांड मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कमांड किसको किया जाएगा? कमांड किसको किया जाएगा? डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव। ये सबसे बड़े ऑफिसर्स हैं आपको, ये सबसे बड़े ऑफिसर्स हैं। आप देखोगे किसी बच्चे ने पूछा है कि सर इमरजेंसी में आर्टिकल 32 खत्म हो जाएगा क्या? अब मेरे बच्चे 44th अमेंडमेंट के बाद 20 और 21 के लिए कभी 32 खत्म नहीं होगा। जब इंदिरा गांधी ने उस समय लगाया था, उस समय सस्पेंड कर दिया गया था, और वो था कि उसने कहा इमरजेंसी लग गई। आज तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी इमरजेंसी में 20-21 खत्म नहीं होगा, 20 एंड 21 विल नॉट बी कम टू एन एंड, और उसके लिए 32 बना रहेगा, बाकी के लिए अब नहीं ले जा सकते। तो आज की डेट में बच्चे ने कहा इमरजेंसी में क्या हैबेस कॉर्पस यूज होगा? बिल्कुल यूज होगा। राइट टू लाइफ 21 एंड 21 शैल नॉट बी सस्पेंडेड एट ऑल। अब किसी बच्चे ने पूछा सर संसद बड़ा है सुप्रीम कोर्ट? अरे बच्चों चिंता मत करो, अभी हम आएंगे, ये सब इशूज आगे बताएंगे, पहले एक बार सुन लो पहले अच्छे से। किसी ने बचा सर चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? अरे मेरे बच्चों, जो डीएम का भी बॉस होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी का मतलब आपने सोचा होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम साहब वहीं सबसे बड़े यही है, डीएम का दादा, ऐसा समझ लो। एक चीफ सेक्रेटरी के आदेश पे 50 डीएम हिल जाते हैं, ये है चीफ सेक्रेटरी। इसलिए देखो किसको आदेश देता है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश किसको देता है? द पीपल हु आर होल्डिंग द पब्लिक ऑफिसेस, जो सार्वजनिक पद जिन लोगों ने धारण किया है। याद रखो कि कमांड किसको देगा? सार्वजनिक पद। इसलिए बच्चों ये डीएम का पद, चीफ सेक्रेटरी का पद, एसपी का ऑफिस, ये कोई लग्जरी का नहीं है। अब आप बच्चों को लगता है कि बस हम एक बार चले जाएंगे और डंडा घुमाएंगे, डंडा घुमाएंगे सारे काम हो जाएंगे, हम तो पावर लेंगे। ना ना बच्चों, ये डेमोक्रेसी है, आपको भेजा गया है वहाँ पे कुछ काम करने के लिए, और अगर आप काम नहीं कर पाए तो ये कमांड जाएगी। इसीलिए अब मान लो कोई डीएम साहब है, और डीएम साहब है और अपने ऑफिस में है, उसके बावजूद पता चला कि ठंडी में बच्चे ठंड से मर गए, तो सुप्रीम कोर्ट कमांड करेगा। अब मान लो कि कहीं पे बरसात में कुछ लोग घर में दब के मर गए, और हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की रही हो, तो यहाँ पे कमांड किया जाएगा। अगर मान लो आपके शहर में मलेरिया ज़्यादा फैल गया, वहाँ कमांड किया जाएगा। आपके शहर में पूरे कूड़े कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसका मतलब है ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सफाई नहीं हो रही है, ऑफिसर क्या कर रहे हैं? देन यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। बच्चों हमारे देश में बड़े राइट्स हैं, लेकिन हम वी आर नॉट अवेयर। हमें लगता है ना भाई, अरे बच्चों ये डीएम साहब तो हमारी सेवा के लिए हैं, पब्लिक ऑफिस। और किसी बच्चे ने पूछा पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब है जो सरकारी है, दिस मस्ट बी ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफिस होना चाहिए, यही सब डीएम और चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो सबसे बड़ा पुलिस का ऑफिसर है स्टेट में। और अब देखो, अगर ध्यान से देखने की बात है तो आप कहोगे सर ये बताओ कि परमादेश क्या केवल स्टेट के खिलाफ लगेगा? अब मान लो कि कोई निजी कंपनी, कोई रिलायंस का ऑफिस है, मैं रिलायंस के खिलाफ क्या कहना चाहता हूँ, जो रिलायंस का जो ऑफिसर है वो हमारी फ़ोन की कनेक्टिविटी ठीक नहीं कर रहा है, तो क्या मैं रिलायंस किसी ऑफिसर के खिलाफ जा सकता हूँ? आंसर नो। आप देखो, आप किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन अभी सवाल है गवर्नमेंट के जो काम के तरीके हैं वो बड़ा बदल गया है। कैसे बदल गया है? आजकल आप देखोगे गवर्नमेंट भी एक साथ है, जैसे रेलवे। अब रेलवे तो गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन रेलवे के साथ जो आईआरसीटीसी है वो प्राइवेट सेक्टर है।
जो आपको सारी सुविधा देता है, जहाँ से आप टिकट करते हो। तो सवाल है कि क्या परमादेश, अगर आईआरसीटीसी ने टिकट करने में गड़बड़ी की, हमारे पैसे वापस नहीं किए, क्योंकि हम आईआरसीटीसी के भी अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आप देखोगे आंसर है हाँ। आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि टाटा पावर। टाटा कार बनानी तो अलग बात है, टाटा कई बड़ी जगह बिजली की सप्लाई भी कर रही है। अडानी पावर, अडानी पावर बिजली की सप्लाई कर रही है। आजकल क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर जो शिक्षा, एडुकेशन, हेल्थ, जो एडुकेशन हेल्थ जैसे पब्लिक सेक्टर वाले काम कर रहा है, उसके भी खिलाफ हम जा सकते हैं, उसके भी खिलाफ ये परमादेश दिया जा सकता है। दिस इज न्यू चेंज। अदरवाइज पहले क्या था कि परमादेश केवल किसके खिलाफ दिया जाएगा? द पर्सन हु इज होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। जो किसी बच्चन का चीफ सिक्योरिटी कैसे बनते हैं सर? पढ़ के बनते हैं मेरे बच्चे, आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करके। और आप भी अच्छे से पढ़ोगे तो अधिकारी बन जाओगे। इसे खूब अच्छे से पढ़ो, कोई भी आदमी कुछ बन सकता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि धरती के ऊपर से कोई आगे बनता है। लेकिन आप पढ़ते समय खूब अच्छे से पढ़ो, बिला वजह कमेंट मत करो, आपस में बातचीत मत करो, तभी तो ये पता चला कि आप जानते हो बच्चों, अधिकारियों का मोबाइल 2-3 लोग तो उनका मोबाइल उठाने के लिए होते हैं। इसीलिए आपको बड़े पद पे जाने के लिए सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। अब आपस में अभी आप उलझ जाओगे इधर उधर के चक्कर में, फिर तो सेक्रेटरी पे भी आफत आ जाएगी, चीफ तो कौन कहे। इसलिए अच्छे से मेहनत करो, तभी तो बात बनेगी। अब देखोगे दूसरा प्रॉब्लम है। अब परमादेश ठीक है, इसका मतलब अब हमें बात समझ में आ गई कि परमादेश गवर्नमेंट के भी खिलाफ दिया जाएगा, परमादेश प्राइवेट सेक्टर का भी खिलाफ हो सकता है, लेकिन हर प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं। द प्राइवेट सेक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द पब्लिक जॉब, उसके खिलाफ दिया जा सकता है। क्योंकि उनका भी काम तो, और किसी बच्चे ने कहा अगर ऑफिसर सरकार और सुप्रीम कोर्ट की बात न माने तो सुप्रीम कोर्ट कान पकड़ के अपने सामने लाएगा, उठ कर बैठक करवाएगा और कहेगा माफी मांगो। इसलिए ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट की बात न माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप याद रखना, अगर ऑफिसर नहीं मानेगा तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है इसका प्रमोशन रोक दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं है, लॉ की बात है। और हमारे हिसाब याद रखना, रूल ऑफ लॉ से चलता है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानेगा ही मानेगा, बाकी किसी की बात माने या ना माने, तो लॉ का मुद्दा है। अब किसी किसी बच्चे ने पूछा है कि क्या आम आदमी गांव के डीएम के संपर्क में रह सकता है? अरे हाँ बच्चे, तुम जा सकते हो, एक बार जाओ तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो बच्चों ने कहा कि वॉइस लो है, यार देख लेना वॉइस। हेलो हेलो। अच्छा देख लेना अभी, वॉइस ठीक हो जाएगी उसके बाद। लेकिन आप जानते हो कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, लेकिन उन पे वॉइस की प्रॉब्लम बता रहे हैं। हेलो। कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, लेकिन जो सार्वजनिक पद हैं, लेकिन उनके खिलाफ परमादेश नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ परमादेश नहीं दिया जाएगा। जैसे क्या है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। जैसे क्या है? राज्यपाल, गवर्नर। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऐसे ऑफिसेज है जिनके खिलाफ परमादेश नहीं होगा। लेकिन बच्चों देखो, अभी केरला के मामले में देख लो, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। और सच मानो केरला के मामले में तो अभी आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। आरिफ मोहम्मद खान को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैया इतने बिल पे क्यों बैठे हो, क्लियर करो इसको। आप कारण बताओ कि इस बिल पे क्यों बैठे हो, इसे जरा सोच के देखो। अब किसी बच्चे ने पूछा है कि सर ध्यान सुनो बच्चों, क्या परमादेश निजी व्यक्ति विरुद्ध उपलब्ध होता है अगर वो व्यक्ति किसी पब्लिक कार्य में इन्वॉल्व है?
और तभी, अदरवाइज परमादेश किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता। भाई ये सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति लिए है, निजी व्यक्ति लिए नहीं है। और ऐसे भी पद पर है जो निजी पद हो, लेकिन काम सरकारी, काम सार्वजनिक हो, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्योंकि अब देखो 90s के बाद लिबरलाइजेशन, आज तो आप देखो प्राइवेट लोग भी हेल्थ चला रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो। अब मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो ही क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन इन पे बैठा, मान लो कोई मैक्स का डायरेक्टर होगा, उसको ही परमादेश दिया जा सकता है, लेकिन किसी निजी व्यक्ति लिए परमादेश नहीं आता। और किसी ने मतलब पंजाब के राज्यपाल को परमादेश दिया, बिल्कुल सही बात है, अभी तो ऐसे ही हो रहा है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट कई बार इसको बढ़ा भी सकता है। लेकिन इसको हटाया क्यों गया था? देखो सामान्यतः, नॉर्मली क्या होता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, दे आर नॉट सपोज टू डू समथिंग। जो प्रेसिडेंट होता है, जो गवर्नर होता है, वो काम कहाँ करता है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, वो काम हम नहीं करता, इसलिए सोचा गया था। और इंग्लैंड की कहावत थी, किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी कोई गलती करता नहीं, क्योंकि राजा कोई काम नहीं करता। इसलिए ये बात दिया गया था, इसलिए ये बात दिया गया था। लेकिन अगर अगर यहाँ पे कोई विवाद होता है तो स्वाभाविक तौर पर अब जो गवर्नर है, जो प्रेसिडेंट है, अब ये थोड़े है कि गवर्नर प्रेसिडेंट बने हुए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के मिसयूज के लिए। किसी ने, किसी बच्चे ने पूछा रिलायंस मतलब रिलायंस का मतलब मेरे बच्चे कंपनी है। दूसरी बात, अब देखो परमादेश और कैसे दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता, तो कुछ प्रैक्टिकली बात आपको बता दे। परमादेश, मैंडेमस, अब जरा सोच के देखो दोस्तों, सेना का अधिकारी भी, अब कोई सेना का अधिकारी है, एनी पर्सन फ्रॉम आर्म फोर्सेस, किसी सेना के अधिकारी को सामान्यतः परमादेश नहीं दिया जाता, जबकि जबकि वो भी पब्लिक ऑफिस है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ कोर्ट ने किसी सेना के ऑफिसर को ये पब्लिक आदेश दिया हो कि भाई आप यहाँ ड्यूटी कर लो, यहाँ ऐसे काम करो, अनुशासन, डिसिप्लिन के कारण सर नहीं दिया जाता। और परमादेश कहाँ नहीं दिया जाएगा? आप कहोगे सर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और विधानसभा को ऐसा आदेश दिया जाए कि विधानसभा रिजर्वेशन दे दे। इवन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गिव अ मैंडेमस फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर गिविंग रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो वो किसी विधानसभा को, वो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली को भी परमादेश नहीं दे सकता, इसके लिए, रिजर्वेशन देने के लिए। वो लेजिस्लेटिव असेंबली को परमादेश नहीं देगा, इनको भी सुप्रीम कोर्ट, देखो सेना को तो आज तक दिया ही नहीं है, सेना को तो दिया ही नहीं है। और स्वाभाविक रूप में लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, इनको ये आदेश नहीं दे सकता कि भैया कानून बनाओ, आप ऐसा रिजर्वेशन दो, यहाँ पे भी परमादेश नहीं होगा। लेकिन आजकल आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे और सुप्रीम कोर्ट का बढ़ रहा है आफ्टर 90s, तो सुप्रीम कोर्ट एक बात और भी कर रही है, कंटिन्यूअस मैंडेमस, ये निरंतर परमादेश। अब एक और विचार आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जैसे से पावर बढ़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इज कमिंग विथ कॉन्टिन्यूअस मैंडेमस, सतत परमादेश का विचार, निरंतर परमादेश का विचार। अब देखो कंटिन्यूअस मैंडेमस क्या है, सतत परमादेश क्या है। अब आजकल उच्चतम न्यायालय धीरे धीरे तो नया पावर हमारे यहाँ जुडिशरी की बढ़ी रही है। अब देखो कि करप्शन होता जा रहा है, और आपका करप्शन अगर होता जाएगा तो स्वाभाविक रूप में लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं उस सहारे के लिए। अब अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर रखा है, भाई एक बार आदेश नहीं देंगे, उसको पूरा मॉनिटर करेंगे। इसीलिए एक बार करप्शन हुआ था, मान लो कि तेलगी हो जाए, कोई भी करप्शन, तो बड़े सारे केसेस हैं। जब भी कोई करप्शन का मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट एक बार आदेश नहीं देता, निरंतर आदेश देता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस केस को मॉनिटर करता है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देता है। सुप्रीम कोर्ट ट्राई टू स्टार्ट monitoring of that case. Once Supreme Court start monitoring the case,
उसका लगातार कहेगा, रिपोर्ट मंगाएगा। कई बार सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देता है मामले की जांच के लिए। तभी इसे कहा गया कंटिन्यूस मैंडेमस। इसका मतलब एक बार दिया जाएगा, 2 बार दिया जाएगा, 3 बार दिया जाएगा, कि जब तक केस सेटल नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट एक बार, कंटिन्यूस मैंडेमस का मतलब है कि आपने शिकायत किया कि हमारे शहर में कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ, डीएम साहब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कई बार मैंडेमस लेकर आएगा। सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार मैंडेमस लाएगा, दूसरी बार मैंडेमस लाएगा, तीसरी बार मैंडेमस लाएगा। तो इसे कंटिन्यूस मैंडेमस का विचार कहते हैं। अब हम आएंगे, इसका मतलब है कि अब हम जरा आएंगे, जैसे किसी ने पूछा सर न्यायाधीश के विरुद्ध परमादेश आएगा? बच्चों देखो, न्यायाधीश के खिलाफ परमादेश नहीं आता। और हकीकत की बात तो यह है कि चूंकि न्यायाधीश फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, तो सामान्यतः न्यायाधीश के खिलाफ परमादेश नहीं आता। लेकिन अगर आजकल व्यवहारिक रूप में देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे काम किए भी हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके का हाई कोर्ट को आदेश दिया कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हटाओ, डिस्ट्रिक्ट जज को हटाओ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज अपने काम सही नहीं कर रहा है। तो लेकिन हाँ, सही बात यह है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ परमादेश कम था। अनुशासनात्मक कार्यवाही, डिसिप्लिनरी एक्शन की बात ज़्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए केस देता है, इसलिए लॉजिकली बात है कि आप देखोगे कि कोर्ट सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जिसे हम परमादेश कहते हैं, वो नहीं देता, वो प्रतिषेध और उत्प्रेषण है। दैट इज सर्श्योरी एंड दैट इज अ प्रोहिबिशन। तो सुप्रीम कोर्ट जो देता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, वो उत्प्रेषण है, सर्श्योरारी है, ये बात वो लाता है, उसको हम परमादेश नहीं कहते। अब जरा देखें, अब अगला है को वारंटो, अधिकार परीक्षा। अगला हमारे पास मेडिसिन क्या है? अगला हमारे पास उपचार है को वारंटो। एक खास बात देखोगे बच्चों, डेमोक्रेसी में कोई भी पब्लिक ऑफिस है, वो किसी निजी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है डेमोक्रेसी की। भाई राजा महाराजा का समय था, जिसको देखो वही सब अधिकार दे दिए। और राजा हमारे समय था कि किसी किसी ऑफिस में बैठा दिया। आज ऐसा नहीं है। अभी दिल्ली में नहीं, ईडी के चीफ के खिलाफ, ईडी के चीफ के एक्सटेंशन को देखते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि भाई ईडी के चीफ को हम क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं। अभी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के मामले में ही बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें एक्सटेंशन क्यों दिए जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर अवैध रूप में नियंत्रण नहीं कर सकता। नो बडी सार्वजनिक पद पर मनमानी तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकता। नो बडी कैन hijack, कंट्रोल एनी पब्लिक ऑफिस इलीगली। जो पब्लिक ऑफिस है, दैट शुड नॉट बी हाईजैक्ड इलीगली। पब्लिक ऑफिस क्या है? मस्ट बी ओपन फॉर एवरीवन। इसे देखो दोस्तों, हमारे रूल ऑफ लॉ है, खास बात है। अब ऐसा नहीं है कि जो मर्जी हो। इसलिए अब देखोगे दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी कौन होगा? नहीं तो हमारे यहाँ सरकार अपने प्रेफरेंस के लोगों को सारे ऑफिस दे देती। तो चाहे दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी का है, देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई इनको आप हटाओ यहाँ से। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, आपके पास और आईएएस ऑफिसर नहीं है? यानी दिल्ली में एक ही चीफ सेक्रेटरी है, हमारे पास तो बंचेज ऑफ आईएएस ऑफिसर है। इसका मतलब है कि आज की डेट में कोई भी पब्लिक ऑफिस, लेकिन ध्यान में रखने की बात है कि इसका मतलब है अधिकार परीक्षा को वारंटो, दैट इज नॉट अप्लाइड फॉर अ प्राइवेट ऑफिस। ये किसी निजी पद के लिए नहीं दिया जाएगा। अब आप ये कहो कि रिलायंस इंडस्ट्री में किसी आदमी का अपॉइंटमेंट हो गया, गड़बड़ हो गया, उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ तो जरा देख, परमादेश आप देखो, परमादेश का मामला गया और ये कहा गया
कि जो केरला में एक यूनिवर्सिटी का वीसी का अपॉइंटमेंट हुआ है वो गलत हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों हमारे तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है परमादेश की। और सर को वारंट अधिकार परीक्षा का मतलब है सरकारी पद लागू होगा। और इसलिए दोस्तों हमारे आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16 है। तो डेमोक्रेटिक देश में रहने के तमाम फायदे हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक 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 ही व्यक्ति किसी पद पे है तो अपने घर वालों को भी दूसरा ऑफिस दे देगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, दीज आर बेसिक प्रिंसिपल। और ज़रा सोच के देखो, हमारे यहाँ यूपी में तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी हुई। यूपीआई से एसोसिएशन ने एक मीटिंग अपनी की और यूपीआई से एसोसिएशन ने कहा भाई जो हमारे यहाँ भ्रष्ट होंगे हम उनकी पहचान स्वयं करेंगे। और ये जो पता चला कि यूपीआई से एसोसिएशन 90 के बाद का मामला बड़ा हिस्टोरिकल मामला था। सारे आईएएस ऑफिसर ने वोटिंग किया और अब आप जानते हो सब बैचमेट को एक दूसरे के बारे में पता होता है। और आईएएस ऑफिसर ने जब वोटिंग किया तो उसके बाद एक ऑफिसर का नाम निकाला कि सी इज द मोस्ट करप्ट। बाद में यूपी के सीएम ने उसे चीफ सेक्रेटरी बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उन्हें पद से हटा दिया। दैट इज अ को वारंटो। कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ अवैध रूप में कोई पद नहीं ले सकता, क्योंकि अगर कोई अवैध रूप में पद लेगा फिर तो आर्टिकल 14-16 का वॉल्यूशन होगा। अब जरा देखो दोस्तों बच्चों, तीन हमारे पास मेडिसिन हो गए, हेबियस कॉर्पस, यानी अब हमने 3 मेडिसिन रेमेडी के लिए ले लिया, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस और को वारंटो। अब जरा 2 मेडिसिन की बात करनी है। 2 मेडिसिन के लिए एक बेसिक बात आपको बतानी पड़ेगी। अब देखो बची हमारे पास 2 मेडिसिन, उपचार 2 और बचे। 2 उपचार बताने से पहले एक बेसिक बात आपको बता दें। ये देखो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसका फंडामेंटल राइट से कोई मतलब नहीं है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केवल क्रिमिनल और सिविल मामले सुनता है, आपराधिक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनफैक्ट डील्स विद द ओनली क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। तो क्रिमिनल सिविल का मतलब होता है जो मामले होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो मामले होते हैं इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, इससे जुड़ा होता है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन मामला आएगा, आपका पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। प्रॉपर्टी का झगड़ा है सिविल मामला, मारपीट का झगड़ा है क्रिमिनल मामला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट कहलाती है। ट्रायल का मतलब है वहाँ एविडेंस होगा। किसी बच्चे ने पूछा मॉनिटर का मतलब क्या होता है, बच्चों निरीक्षण करना। वो क्लास वाला मॉनिटर यहाँ नहीं है। अच्छा क्लास वाला मॉनिटर भी तो निरीक्षण ही करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज ऑल्सो नोन ए ट्रायल कोर्ट। ये क्या है, ये ट्रायल कोर्ट कहलाता है, यानी यहाँ पे सुनवाई होती है तो ट्रायल कोर्ट होगा। कभी आप जॉली एलएलबी देखना, तो जॉली एलएलबी मूवी में बाकायदा दिखाया गया है। अब ट्रायल का मतलब है कि अच्छा किसी व्यक्ति ने कहा कि लेकिन सर उसे मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया तो अवैध कैसे हुआ। अरे बच्चे, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बड़ा नहीं है, लॉ बड़ा है, याद रखना ये हमने पहले कहा है। तो कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम सबॉर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सबॉर्डिनेट कोर्ट कह लो, अधीनस्थ न्यायालय कह लो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रायल कोर्ट कर लो। ट्रायल का मतलब है जहाँ आदमी के ऊपर चार्ज फ्रेम होते हैं, फिर एविडेंस होता है, गवाही होती है, लंबा समय लगता है। यानी जो तारीख पे तारीख चलती है वो यही होती है। अब लेकिन अब आप जानते हो कि मान लो किसी के खिलाफ क्रिमिनल मामला आ गया। आपने देखा होगा कि शाहरुख खान के बच्चे के खिलाफ जो केस था ड्रग्स का, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया। अब मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई क्रिमिनल मामला है या कोई सिविल मामला है, तो हमारे यहाँ हर कोर्ट का जो रूल ऑफ लॉ है, कोई भी कोर्ट काम करेगा उसमें 2 बातों को ध्यान रखेगा। एक तो हर कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, डोमेन। रूल ऑफ लॉ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन। आप देखते हो कि हमारे यहाँ आपके पुलिस इंस्पेक्टर का क्षेत्राधिकार आपके थाने तक है, दूसरे थाने तक नहीं है। अगर आप किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को बुला लो कि भैया हमारे गांव में किसी को अरेस्ट कर लो, नहीं अरेस्ट कर सकता,
क्योंकि उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ हर रूल ऑफ लॉ में हर कोर्ट की क्या है, जुरिस्डिक्शन है कि भाई क्या करेगा, कोई कोर्ट कैसे करेगा, ये उसका ये क्षेत्राधिकार है, कहाँ तक उसका काम है, कहाँ तक काम नहीं कर सकता। तो हर कोर्ट के अपने इस तरीके से जुरिस्डिक्शन है, पहली। और दूसरा, और हर कोर्ट की अपनी प्रोसीजर है। लेकिन मान लो कोई अब कोर्ट जुरिस्डिक्शन पालन नहीं कर रहा है, प्रोसीजर पालन नहीं कर रहा है, तो सच मानो फिर तो किसी न किसी गलत तरीके से दंड मिल जाएगा। प्रक्रिया का मतलब है कि कैसे आप एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे, कैसे किसी को दंडित करेंगे। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ आर्टिकल आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है कि विधि की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे यहाँ देखो हर आदमी का डोमेन है, जिलाधिकारी, एक जिले का जिलाधिकारी हिंदुस्तान के हर जिले का जिलाधिकारी थोड़ी होता है, इसका क्षेत्राधिकार तो है ना। तो दो चीज़ डिसाइडेड हो जाती है। अब हमारे यहाँ देखोगे 90% मामले तो आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहो, ट्रायल कोर्ट कहो, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहो, एक ही बात है। अब मान लो कि यहीं पे बहुत विलम्ब हो जाए, यहाँ पे कोई गड़बड़ी हो जाए, तो यहाँ कोई गड़बड़ी हो जाए तो इसको बनाए रखने के लिए हमारे पास देखो इसके ऊपर कौन है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट है। बस ये बात ध्यान में रखने के बच्चों कि हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है। जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो सच मानो उच्चतम न्यायालय के बराबर की हैसियत रखता है। कुछ मामलों में थोड़ा सा उसको ज़्यादा पावर है, लेकिन सच मानो वो उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है। इसीलिए हम उसे अधीनस्थ न्यायालय नहीं कहते। हम कोर्ट अलग से बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पढ़ना भी अलग से, उनके पावर आपको बता देंगे। लेकिन अब जरा सोच के देख लो, अब जरा सोच के देख लो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं 226 में फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 में। और दोनों कहीं ना कहीं आदेश देती है डिस्ट्रिक्ट। बात आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 32 में कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश नहीं दे सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देगा। और कैसे देगा, कैसे देगा, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रोसीजर फॉलो सही नहीं किया। अब मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, प्रोसीजर को सही फॉलो नहीं किया और क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर दिया। जब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलत प्रोसीजर फॉलो किया, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या हुआ, गलत प्रक्रिया फॉलो कर दी, यानी इफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज कमिंग विथ अ रॉन्ग प्रोसीजर, इरेगुलर प्रोसीजर, इलीगल प्रोसीजर, ये क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा, सर्श्योरारी। याद रखना, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रोसीजर में कोई गड़बड़ी की तो सुप्रीम कोर्ट क्या इश्यू करेगा, सर्श्योरारी। तो सुप्रीम कोर्ट सर्श्योरारी इस करेगा। सर्श्योरारी का मतलब है टू सर्टिफाई द प्रोसीजर, सर्टिफाई प्रोसीजर। इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो किसको कमांड दिया जाएगा, हाई कोर्ट दे सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट भी देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। और दूसरी बात है, अगर डोमेन, अब देखोगे अगर प्रोसीजर गलत किया तो सर्श्योरारी, सर्श्योरारी का मतलब है कि उत्प्रेषण। उत्प्रेषण कब जारी होगा, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपनी प्रक्रिया को ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया, यानी गलत सबूत इकट्ठा कर लिया, गलत गवाह इकट्ठा कर लिया। किसी बच्चे ने पूछा है उच्चतम न्यायालय में क्या, अब बच्चे सब बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी सब सारे कोर्ट हमें अलग से पढ़ने हैं। लेकिन आप याद रखना, सर्श्योरारी का मतलब टू सर्टिफाई प्रोसीजर, और फिर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा कि भाई देखो इस प्रोसीजर को फॉलो करो, ये प्रोसीजर है इसको फॉलो करो, आप जो प्रोसीजर कह रहे हो वो ठीक नहीं है। लेकिन अब किसी बच्चे ने पूछा सर्श्योरारी कैन बी यूज फॉर ट्रिब्यूनल्स, हाँ बच्चों,
अधिकरण, अब ट्रिब्यूनल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, इनके खिलाफ भी आ सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, लेकिन अगर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने डोमेन का वायलेशन किया है। कोर्ट ने क्या किया, अपने क्षेत्राधिकार का वायलेशन कर दिया, अपने डोमेन का वायलेशन कर दिया, अपने पावर का वायलेशन किया, तब क्या दिया जाएगा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तब सुप्रीम कोर्ट क्या देगा, प्रोहिबिशन। यहाँ हाई कोर्ट हटा भी दे सकते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट 32 में और 226 में हाई कोर्ट भी दे बात कर सकता है। यहाँ क्या होगा, जब क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होगा तो दिया जाएगा, जब क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होगा तब किया जाए प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मना कर देगा, मना कर देगा। या इस बात को मत सुनिए। और प्रतिषेध आप जानते हो मना कब करेगा, इसका मतलब है जब वो मामला कोर्ट के सामने पेंडिंग है, मना तभी करेगा। इसे प्रोहिबिशन का दूसरा भी नाम है स्टे कर देना। प्रोहिबिशन को सिंपल सी बात कहो, स्टे लगा देना, यानी किसी काम को रोक देना, स्टे लगा देना। और आप याद रखना, उत्प्रेषण कब होगा, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया है। उत्प्रेषण तब होगा जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तब उत्प्रेषण होगा। इसका मतलब होगा कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस सीधी सी बात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो जाए, इसलिए उत्प्रेषण प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट बाकी कोर्ट को ही फॉलो करता है, सुप्रीम कोर्ट बाकी कोर्ट के लिए देता है। अब मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, लेकिन उसे प्रोसीजर फॉलो से ठीक नहीं किया था, तो क्या करेगा, हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट फिर ये बात कहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि नहीं भाई आपने गलत तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं ये फैसला ठीक नहीं है, इसको आप फिर से डिसाइड करिए, प्रॉपर प्रोसीजर से डिसाइड करिए। और यहाँ क्या है, डोमेन, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है, तो भाई आप याद रखो, अब एक अधिकारी दूसरे क्षेत्राधिकारी क्षेत्र में काम नहीं करेगा, ये मामला पेंडिंग है। इसका मतलब प्रतिषेध कब आएगा, जब कोई मामला न्यायालय में पेंडिंग है। उत्प्रेषण कब आएगा, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। लेकिन दोनों मामले में फॉल्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही है। ये दोस्तों 5 हमारे पास दवाइयाँ हैं, 5 दवाइयाँ हैं जो कहीं ना कहीं हम फंडामेंटल राइट के उपयोग के लिए करते हैं। और ये प्रोहिबिशन सर्चोरी क्यों बहुत यूज़ होती है, क्योंकि मान लो क्रिमिनल मामले में कोई व्यक्ति फंस गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलत ही प्रक्रिया लगा दी, अब बेचारा वो तो मर जाएगा, वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने। तो उसके पास ऑप्शन होता है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए। इसलिए देखो दोस्तों, हुआ क्या था कि मनीष सिसोदिया के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेल दे ही नहीं रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रहा है जमानत नहीं देंगे हम, तो मनीष सिसोदिया कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गए कि हमारे पास फंडामेंटल राइट, तो वो जाएंगे कि भाई देखो राइट टू लाइफ है हमारा। इसका मतलब अगर फंडामेंटल राइट ना होता तो हमारा मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करता है 1 महीने 2 महीने 10 साल 20 साल में, तो हम कभी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और किसी बच्चे ने कहा क्या किसी का ट्रायल फिर से हो सकता है, नहीं बच्चे, ट्रायल फिर नहीं होगा, प्रक्रिया बता दी जाएगी कि देखो ये प्रक्रिया है, इसको आर्टिकल 20 में मना किया गया है। एक ही मामले में किसी एक ही व्यक्ति को बार बार ट्रायल नहीं करते हैं, तो भाई एक मुर्गी को 9 बार तो हल करोगे नहीं। अब किसी ने कहा कि जैसे राहुल गांधी के साथ एग्जैक्टली बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया किसी बच्चे ने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर कोई डिसीजन गलत हो जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार ना होता, फिर तो हम पिस जाते। इसीलिए अब देखो, अब दोस्तों यहाँ तो आर्टिकल 32 हो गया, लेकिन 32 का व्यवहारिक प्रयोग कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट करता कैसे है 32 का प्रयोग, इसके प्रोसीजर क्या है, ये आपको बता देंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।